हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाउस ऑफ लिटरेचर। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो आज का मेरा टॉपिक है W.H. ऑडेन की एक बहुत ही फेमस पोएम रेफ्यूजी ब्लूज़। द पोएम रेफ्यूजी ब्लूज़ वॉज रिटन एंड पब्लिश्ड इन 1939। पोएम रेफ्यूजी ब्लूज़ को 1939 में लिखा गया था और पब्लिश करवाया गया था। द पोएम मेडिटेट्स ऑन द plight of Jewish refugees forced to flee Nazi Germany but were unable to find refuge elsewhere। इस पोएम में ऑडेन जूइश रेफ्यूजीज़ के बारे में संवेदना व्यक्त करते हैं, क्योंकि जर्मनी के तानाशाह अडोल्फ हिटलर ने इन मासूम ज्यूइश लोगों पर बहुत ही अत्याचार किए थे और इन्हें अपने देश से बाहर निकाल फेंका था। तो ऑडेन ज्यूइश रेफ्यूजीज़ के बारे में बात करते हैं। द पोएम थ्रू आउट हैज़ अ ग्लूमी टोन एज ऑडेन टॉक्स अबाउट द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द रेफ्यूजीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस पोएम का टोन बहुत ही ग्लूमी है, सैड है, नेगेटिव है, क्योंकि इस पोएम में ऑडेन रेफ्यूजीज़ के मिजरेबल लाइफ को दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रेफ्यूजीज़ का लाइफ बहुत ही मुश्किल और परेशानियों से भरा होता है। तो उन्हें क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ती है, ऑडेन इस पोएम में हमें यही बताते हैं। विंस्टन ह्यू ऑडेन और W.H. ऑडेन was born on 21st February 1907 and he died on 29th September 1973. He was an Anglo-American poet, essayist, playwright and a critic. ऑडेन एक अमेरिकन पोएट थे, एसेइस्ट थे, प्लेराइट और एक क्रिटिक थे। He was born in England, but in 1939 he moved to the United States. वैसे तो ऑडेन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन 1939 में वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शिफ्ट कर चुके थे एंड बिकेम एन अमेरिकन सिटीज़न इन 1946। और 1946 में ऑडेन पूरी तरह से अमेरिका के सिटीज़न बन चुके थे। ही एक्सर्टेड अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द पोइट्री ऑफ 20th सेंचुरी। ऑडेन 20th सेंचुरी पोइट्री में इनका बहुत ही बड़ा नाम है और इनका बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है। In 1947 he won the Pulitzer Prize for Poetry for his long poem The Age of Anxiety। उनके पोएम द एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए उन्हें 1947 में पुलित्ज़र प्राइज़ दिया गया था। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस पोएम के टाइटल रेफ्यूजी ब्लूज़ का मतलब समझते हैं। रेफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी, यानी जो लोग किसी कारण या किसी मजबूरी में अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में शरण लेते हैं, उन्हें ही शरणार्थी कहा जाता है। और ब्लूज़ का मतलब होता है एक स्लो सैड सा गाना। तो इस पोएम में पोएट W.H. ऑडेन रेफ्यूजीज़ यानी शरणार्थियों के मिजरेबल लाइफ, उनके दुखी जीवन को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पोएम को ऑडेन ने सेकेंड वर्ल्ड वार से कुछ समय पहले ही लिखा था। तो जब भी दो देशों में युद्ध होता है तो इसका परिणाम हमेशा देश के मासूम लोगों को ही भुगतना पड़ता है। और पोएट जानते थे कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद लाखों लोग ऐसे होंगे जिन्हें अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में शरण लेना होगा। रेफ्यूजीज़ अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी परिवार की सेफ्टी के लिए अपना देश छोड़ देते हैं, लेकिन कोई दूसरा देश भी इन रेफ्यूजीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है। कोई दूसरा देश इन शरणार्थियों को अपनाना नहीं चाहता है। इस पोएम में ऑडेन जूइश पीपल के लिए अपनी संवेदना जताते हैं, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पर हिटलर ने लाखों मासूम जूइश लोगों पर अत्याचार किए थे और इन्हें अपने देश जर्मनी से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया था। तो इस पोएम में ऑडेन ना केवल जूइश लोगों के बारे में बात करते हैं, बल्कि वो संसार के हर ऐसे लोगों की बात करते हैं जिन्हें किसी न किसी मजबूरी में अपने देश को छोड़कर रेफ्यूजी बनना पड़ता है।
तो फ्रेंड्स चलिए अब इस पोएम को लाइन बाय लाइन डिटेल में समझते हैं। से दिस सिटी हैज़ 10 मिलियन सोल्स। इस सिटी में लगभग 10 मिलियन लोग रहते हैं। इस शहर में लगभग 1 करोड़ लोग रहते हैं। यहाँ सोल्स का मतलब है इंसान। तो इस शहर में 1 करोड़ लोग रहते हैं। सम आर लिविंग इन मैंशंस, सम आर लिविंग इन होल्स। कुछ लोग मैंशंस में रहते हैं, अपने बड़े महलों में रहते हैं, और कुछ लोग होल्स में रहते हैं, यानी टूटी फूटी झोपड़ी, गड्ढे, फुटपाथ, सड़क एक्सेट्रा। यहाँ पोएट सरकास्टिक टोन में कहते हैं कि कुछ लोगों के पास इतना पैसा है कि वो बड़े आलीशान महलों में रहते हैं, और वहीं दूसरी ओर गरीब तबके के लोग ऐसी जगहों पर रहने के लिए मजबूर हैं जो जगह इंसानों के रहने लायक भी नहीं है, जैसे जर्जर मकान, टूटी फूटी झोपड़ी, फुटपाथ, ये सारी जगहें। तो ये सारी जगहें इंसानों के रहने लायक नहीं हैं, लेकिन फिर भी लोग ऐसी जगहों पर रहने के लिए मजबूर हैं। Yet there's no place for us, my dear, yet there's no place for us. इस शहर में इतने सारे लोग रह रहे हैं, लेकिन हमारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। पोएट यहाँ रेफ्यूजीज़ की बात कर रहे हैं। कोई भी देश दूसरे देश से आए लोगों को अपनाना नहीं चाहता है, तो रेफ्यूजीज़ अपनी पूरी ज़िंदगी इधर से उधर भटकते रह जाते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें रहने लायक जगह नहीं मिलती है। Once we had a country and we thought it fair. एक टाइम था जब हमारा भी देश हुआ करता था। एक ज़माने में हम भी अपने देश के नागरिक हुआ करते थे। हम भी अपनी कंट्री के प्राउड सिटीज़न थे। जब हम अपने देश में रहते थे तब सब कुछ अच्छा था, हमारी लाइफ बहुत अच्छी थी, हम अपने देश से प्यार करते थे। हमें इस बात की तसल्ली थी कि हमारे पास बड़े बड़े मकान नहीं हैं तो क्या हुआ, ये देश ही हमारा घर है, कहीं ना कहीं इस देश में रहकर हम अपना गुजारा कर लेंगे। हम ऐसा ही सोचते थे, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। अब वो देश हमारा नहीं रहा। लुक इन द एटलस एंड यू विल फाइंड इट देयर। हमारा देश एटलस में अब भी नज़र आता है। आप अगर मैप में देखेंगे तो आपको हमारा देश वहाँ नज़र आएगा। वी कैन नॉट गो देयर नाउ माई डियर, वी कैन नॉट गो देयर नाउ। मैप पर वो देश भले ही नज़र आता है, लेकिन अब वो देश हमारा नहीं रहा। हम उस देश के नागरिक नहीं रहे। हम वहाँ ना ही जा सकते हैं और ना ही उस देश को अपना कह सकते हैं। रातों रात हमसे हमारा देश छिन गया और हम कुछ भी नहीं कर सके। इन द विलेज चर्च यार्ड देयर ग्रोज एन ओल्ड यू। हमारा जो विलेज था, हमारा जो गांव था, वहाँ चर्च यार्ड में, वहाँ के ग्रेव यार्ड में एक ओल्ड यू ट्री है। फ्रेंड्स, यू एक तरह का पेड़ होता है जिस पर लाल फूल खिलते हैं। तो अगर आप हमारे विलेज चर्च यार्ड जाएंगे तो आपको वहाँ एक ओल्ड यू ट्री मिलेगा। एवरी स्प्रिंग इट ब्लॉसम्स अन्यू। और इस यू ट्री पर हर स्प्रिंग में, हर वसंत के मौसम में नए लाल फूल खिलते हैं। वसंत आने पर इस ओल्ड ट्री पर ढेर सारे फूल खिलते हैं। ओल्ड पासपोर्ट्स कांट डू दैट माई डियर, ओल्ड पासपोर्ट्स कांट डू दैट। फ्रेंड्स, अब रेफ्यूजीज़ के दर्द को देखिए। वो कहते हैं कि पेड़ पर तो हर साल नए फूल खिल जाएंगे, लेकिन हमारा पासपोर्ट जो एक बार बर्बाद हो गया, हमारा पासपोर्ट जो एक बार खो गया, वो हर साल नहीं बन सकता है। पेड़ पर लगे फूल जब मुरझा जाते हैं तो पेड़ नए फूल खिला लेता है, लेकिन हम अपने पासपोर्ट बार बार नहीं बनवा सकते हैं। हमारा पासपोर्ट अब हमारे पास नहीं है, और बिना पासपोर्ट की हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है, हमारी कोई पहचान नहीं है। बिना पासपोर्ट के हमारी कोई वैल्यू नहीं है। द काउंसिल बैंग्ड द टेबल एंड सेड, इफ़ यू हैव गॉट नो पासपोर्ट यू आर ऑफिशियली डेड। हम एम्बेसी में गए, दूतावास में हेल्प मांगने गए, तो वहाँ काउंसिल ने, वहाँ के राजदूत ने गुस्से में टेबल ठोकते हुए कहा
कि अगर तुम्हारे पास पासपोर्ट नहीं है तो इसका मतलब है कि देश के रिकॉर्ड में अब तुम लोगों का नाम नहीं है। देश के लिए तुम लोग अब एग्जिस्ट नहीं करते हो। अगर तुम्हारे पास पासपोर्ट नहीं है तो तुम देश के लिए मर चुके हो। बट वी आर स्टिल अलाइव माई डियर, बट वी आर स्टिल अलाइव। लेकिन हम तो ज़िंदा हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? आप हमसे हमारे ज़िंदा होने का सबूत कैसे मांग रहे हैं? भले ही हमारे पास पासपोर्ट नहीं है, लेकिन आप तो देख रहे हैं ना कि हम ज़िंदा हैं। हम सांसें ले रहे हैं, आपके सामने खड़े हैं, और आप कहते हैं कि तुम सब मर चुके हो। पासपोर्ट ना होने के कारण हमारा ही देश हमें अपनाने को तैयार नहीं है। आखिर हम जाएं तो कहाँ जाएं? Went to a committee, they offered me a chair. दूतावास में हमारी बात किसी ने नहीं सुनी तो अब हम अपनी शिकायत लेकर एक कमिटी में गए। वहाँ उन्होंने हमें बैठने के लिए चेयर दी, कुर्सी दी। Ask me politely to return next year. और जब हमने उन लोगों को अपनी समस्या बताई, अपनी तकलीफ़ बताई, तो उन्होंने बहुत ही पोलाइटली हमसे कहा कि आप अगले साल आइए, अभी हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप अगले साल यहाँ वापस आइए। बट वेयर शैल वी गो टुडे माई डियर, बट वेयर शैल वी गो टुडे। कमिटी ने तो हमें अपना आदेश दे दिया कि तुम अगले साल वापस आना, लेकिन सवाल तो ये है कि आज हम जाएं तो कहाँ जाएं? हमारे लिए तो एक एक पल गुजारना इतना मुश्किल है, और आप कहते हैं कि अगले साल वापस आना। ये पूरा एक साल हम कहाँ और कैसे बिताएंगे? एक साल तो बहुत दूर की बात है, हम एक दिन भी कैसे गुजारेंगे ये हमें नहीं पता। Came to a public meeting, the speaker got up and said, if we let them in, they will steal our daily bread. हम एक पब्लिक मीटिंग में गए, एक जनसभा में गए, तो वहाँ स्पीकर खड़े होकर बोल रहा था कि अगर हम इन रेफ्यूजीज़ को, इन शरणार्थियों को अपने देश में आने देंगे, अगर हम इन रेफ्यूजीज़ को अपने देश में रहने के लिए जगह देंगे, तो ये हमारी रोज़ी रोटी हमसे छीन लेंगे। ये रेफ्यूजीज़ हमसे हमारा हक छीन लेंगे। He was thinking of you and me, my dear. He was thinking of you and me. वो मेरी और तुम्हारी बात कर रहा था। फ्रेंड्स, इस लाइन में ऑर्डन बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात करते हैं। वो कहते हैं कि आज हम देश विदेश में भटक रहे शरणार्थियों की बात कर रहे हैं, लेकिन भगवान न करे कि कभी ऐसा दिन आए कि मैं और तुम भी शरणार्थी बनने पर मजबूर हो जाएं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हमारे साथ भी ऐसा ही सलूक किया जाएगा जैसे कि शरणार्थियों के साथ किया जाता है। इसीलिए हमें रेफ्यूजीज़ के प्रॉब्लम को समझना होगा और उन्हें एक अच्छा जीवन देना होगा। Thought I heard the thunder rumbling in the sky. It was Hitler over the Europe saying they must die. अचानक ही आसमान में बिजली कड़कने की आवाज़ हुई, और ये गर्जन बिल्कुल वैसी ही थी जैसे मानो हिटलर कह रहा हो कि इन ज्यूज़ को मरना होगा। तो फ्रेंड्स, हिटलर किसी डेविल, किसी शैतान से कम नहीं था। उसने न जाने कितने मासूम ज्यूज़ को या तो मरवा दिया या फिर उन्हें जर्मनी से बाहर निकलवा दिया। वी वेर इन हिज माइंड माई डियर, वी वेर इन हिज माइंड। हिटलर हमारी ही बात कर रहा था। कल को अगर हम भी रेफ्यूजीज़ बन गए तो हिटलर हमें भी जर्मनी से बाहर फिकवा देगा। Saw a poodle in a jacket fastened with a pin. तो फ्रेंड्स, पुडल एक तरह का कुत्ता होता है, कुत्ते का एक ब्रीड होता है। तो एक कुत्ते ने जैकेट पहन रखा था और उसका जैकेट पिन से बंधा हुआ था। Saw a door opened and a cat let in. दरवाज़ा खुला और एक बिल्ली उस दरवाजे के अंदर चली गई। इन दो लाइन में पोएट के कहने का मतलब है कि लाखों लोग, लाखों रेफ्यूजीज़ बेघर होकर भूख प्यास से मर रहे हैं और इनकी परवाह करने वाला कोई नहीं है, लेकिन दूसरी ही तरफ लोग शौक के लिए कुत्ते और बिल्ली को जैकेट पहनाते हैं। उनके लिए महंगी गाड़ियाँ और महंगे बिस्किट खरीदे जाते हैं। इस दुनिया में लोगों की कीमत किसी कुत्ते और बिल्ली से भी कम है। But they weren't German Jews, my dear, they weren't German Jews.
पोएट कहते हैं कि चलो अच्छा है कि कुत्ते बिल्ली जानवर हैं, अच्छा है कि वो ज्यूज़ नहीं हैं, तभी तो उन्हें इतनी अच्छी तरह रखा जा रहा है, उनके लिए जैकेट और गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं। अच्छा है कि वो ज्यूज़ नहीं हैं, वरना उनके साथ भी शरणार्थियों जैसा ही सलूक किया जाता। Went down the harbor and stood upon the quay. फ्रेंड्स, हार्बर बंदरगाह को कहते हैं। समुद्र किनारे शिप्स को जहाँ लगाया जाता है उसे ही हार्बर कहते हैं, और शिप से सामान उतारने के लिए जो प्लेटफॉर्म बना होता है उसे कुए कहते हैं। तो वेंट डाउन द हार्बर एंड स्टूड अपॉन द कुए, हम हार्बर की ओर गए और कुएं पर हमने खड़े होकर देखा। सॉ द फिश स्विमिंग एज इफ दे वेर फ्री, हमने देखा कि समुद्र में मछलियाँ बिल्कुल ही फ्रीली तैर रही हैं। ओनली 10 फीट अवे माई डियर, ओनली 10 फीट अवे, पानी के 10 फीट नीचे सारी मछलियाँ आज़ादी से तैर रही हैं। वॉक थ्रू अ वुड, सॉ द बर्ड इन ट्रीज़, फ्रेंड्स यहाँ वुड का मतलब है जंगल। हम जंगल में गए और वहाँ हमने पेड़ पर ढेर सारी पंछियों को बैठे देखा। They had no politicians and sang at their ease, और इन पंछियों के बीच कोई पॉलिटिशियन नहीं था, इन पंछियों में कोई नेता नहीं था। पोएट के कहने का मतलब है कि जानवर और पंछी हम इंसानों से लाख गुना बेहतर हैं। वो अपनी मर्ज़ी से पेड़ पर बैठकर मीठी आवाज़ में गाना गाते हैं, और इधर इंसान ना तो अपनी मर्ज़ी से अपने देश में रह सकते हैं और ना ही वो किसी से अपनी तकलीफ़ शेयर कर सकते हैं। हम इंसानों को तो बस नेताओं और सरकार के इशारों पर चलना पड़ता है। They weren't the human race, my dear, they weren't the human race. पंछी अपनी मर्ज़ी से इधर उधर उड़ते हैं और मीठी आवाज़ में गाना गाते हैं। पंछियों को देश की सरहदें कभी रोक नहीं सकती हैं, लेकिन हम इंसान तो जानवरों से भी गए गुजरे हैं। हमने देश के बीच सरहदें बना दी और इस कारण से करोड़ों शरणार्थियों को तकलीफ़ उठानी पड़ती है। पंछी तो किसी सरहद को नहीं मानते, वो अपनी मर्ज़ी से खुले आसमान में उड़ते हैं। सरहदें हम इंसानों ने बनाई है, तो इसकी तकलीफ़ भी हमें ही उठानी पड़ेगी। Dreamed I saw a building with 1,000 floors, हमने सपने में एक बिल्डिंग, एक आलीशान 1000 मंजिला इमारत देखी। 1,000 windows and 1,000 doors, और उस आलीशान इमारत में हज़ारों खिड़कियाँ और दरवाजे थे। Not one of them was ours, my dear, not one of them was ours, लेकिन दुख तो इस बात का है कि उन 1000 कमरों में से एक भी कमरा हमारा नहीं था। Stood on a great plain in the falling snow, हम बर्फ़ से घिरे एक बड़े से मैदान में गए। 10,000 soldiers marched to and fro, वहाँ उस बर्फीले मैदान में लगभग 10,000 सैनिक मार्च कर रहे थे। सोल्जर्स वहाँ गश्त लगा रहे थे। लुकिंग फॉर यू एंड मी माई डियर, लुकिंग फॉर यू एंड मी, वो सैनिक मुझे और तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। सैनिकों को काम पर लगाया गया था ताकि वो हम जैसे रेफ्यूजीज़ को ढूंढ निकालें और देश से धक्के देकर बाहर निकाल फेंकें। हम तो रेफ्यूजी हैं, भले हमें कौन सा देश अपनाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था पोएम रेफ्यूजी ब्लूज़ का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।